हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 16 जुलाई का करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। आज हम 16 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न और साथ ही उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहला आपका प्रश्न यहाँ पर है कि सरकारी ज़मीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा है, यह आपको बताना है। इसमें आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि सरकारी जमीन की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रयोग के द्वारा सरकारी जमीन के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ आपका आंसर है इसका उड़ीसा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर है उड़ीसा राज्य ने ये एक योजना के तहत एक अपना स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत उन्होंने अब सरकारी ज़मीन की निगरानी के लिए यानी उसके रखरखाव के लिए, उसके अतिक्रमण से उसको बचाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं ये। यहाँ पर आपको तस्वीर में ये दिख रहे हैं। और तो इन्होंने भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम मतलब BUPLUIS की शुरुआत की है। BULUIS का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। मतलब यदि हिंदी में हम बात करें तो भुवनेश्वर भूमि उपयोग खुफिया प्रणाली। तो यह एक जियो टैग्ड रिपोजिटरी है, जिसके द्वारा इसरो के अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग करके सरकारी जमीन के अतिक्रमण को रोका जाएगा और भूमि पर कब्जा करने वालों द्वारा सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से बचाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। उड़ीसा देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सैटेलाइट तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया है। ठीक है, तो अंतरिक्ष तकनीकी का प्रयोग करने वाला यह पहला राज्य बन गया है। यदि हम बात करें उड़ीसा की, तो इसके मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यह इस यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, तो यहाँ इम्पोर्टेंट जानकारी थी। यदि हम उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के यदि राजधानी की बात करें तो राजधानी यहाँ की है भुवनेश्वर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ आपका आंसर है 15 अप्रैल। तो 15 अप्रैल को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसमें आपका फैक्ट क्या है। तो 15 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व युवा दिवस मनाया जाता है और इसको विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर मनाया गया था। तो इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी शुरुआत 15 जुलाई से हुई है। और इसमें युवाओं के कौशल को बढ़ावा देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 से की गई है। और अब यह इस बार 15 जुलाई 2020 को मनाया गया है। तो इसमें मोदी जी ने कहा है कि इस संकट ने, जो कोरोना संकट है, उसमें युवाओं को कौशल को बढ़ाने के लिए मंत्र दिए उन्होंने। और साथ ही कि इस संकट ने विश्व संस्कृति के साथ ही जॉब की प्रगति को भी बदल के रख दिया है। तो यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने अपने अभिभाषण में इन बातों को रखा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में हुए चुनाव में राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति
आंद्रेज डूडा लगातार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में जो वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति डूडा हैं उनको लगातार दूसरी बार जीत हासिल हुई है, उनको दूसरी बार 5 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। यहाँ आपका ऑप्शन है और इसमें आंसर है आपका पोलैंड। तो पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में डूडा दोबारा दूसरी बार 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुने गए हैं। और इस चुनाव प्रक्रिया में यदि हम बात करें तो चुनाव में 50.21% मत उनको प्राप्त हुए हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी विपक्षी पार्टी को 48.79% मतों की प्राप्ति हुई है। और देश में यदि हम बात करें तो कुल 68.18% मतदान हुआ था। और पोलैंड कहाँ पर स्थित है? तो पोलैंड मध्य यूरोप में स्थित है। मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। यह पश्चिम में जर्मनी, दक्षिण में चेक गणराज्य और स्लोवाकिया, पूर्व में बेलारूस और यूक्रेन तथा उत्तर में रूस और बाल्टिक सागर से घिरा है। पोलैंड की आबादी 38.5 मिलियन से अधिक है और लगभग इसका यदि हम वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल की बात करें तो यह है आपका 3,12,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और यहाँ 1989 में साम्राज्य के पतन के बाद पोलैंड का राष्ट्रपति चुनाव अब तक के सबसे कम अंतर के साथ जीता गया। तो बहुत कम अंतर में इस बार इन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है। ठीक है, तो आपका यहाँ उनकी तस्वीर दिख रही है, ये हैं वहाँ के राष्ट्रपति डूडा। तो पोलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में डूडा ने दोबारा जीत हासिल की है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट में नामित किया है? तो डॉक्टर अनीता भटनागर को कितने वर्ष के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट में नामित किया गया है? तो यहाँ आपका आंसर है 3 वर्ष। 3 वर्ष के लिए इनको नामित किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट में। तो इसमें हम देखते हैं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश की पूर्व अपर मुख्य सचिव, तो कौन है ये पूर्व अपर मुख्य सचिव हैं, और डॉक्टर अनीता भटनागर को नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में 3 वर्ष के लिए नामित किया गया है। और डॉक्टर अनीता भटनागर के अतिरिक्त देश के 13 अन्य लेखक व साहित्यकार बोर्ड में नामित किए गए हैं। डॉक्टर अनीता भटनागर के अब तक 50 से अधिक विविध प्रकार के लेखन प्रकाशित हो चुके हैं। और साथ ही पर्यावरण व नैतिकता पर उन्होंने मुख्यतः बच्चों के लिए पर्यावरण नैतिकता पर कहानियाँ लिखी हैं। और जो इनके प्रशासनिक अनुभव से इनको प्राप्त हुई है, प्रशासनिक इनके जो अनुभव है उनके द्वारा इन्होंने प्राप्त की है। अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि बीसीसीआई ने पिछले दिनों राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है? तो बीसीसीआई ने राहुल जौहरी का इस्तीफा स्वीकार किया था, ये आपको पिछले करंट अफेयर्स में जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब क्या है कि उनके स्थान पर अंतरिम सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है कि हेमांग अमीन को इनके स्थान पर अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। तो हेमांग अमीन को इनके स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो अब इसमें हम अपना फैक्ट देख लेते हैं। तो बीसीसीआई पूर्व सीईओ राहुल जौहरी ने पिछले दिनों अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब राहुल जौहरी 2016
में बीसीसीआई के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए थे, जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे, और हेमांग अमीन फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के संचालन समिति में शामिल हैं। वे आईपीएल के सीईओ हैं। अमीन चर्चित इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और 2017 से ही आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे हैं। तो यहाँ आपको दोनों विषय में जानकारी मिल गई कि बीसीसीआई के पुराने जो सीईओ थे राहुल जौहरी, वो 2016 से बीसीसीआई के सीईओ थे, और उन्होंने शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे। जब शशांक मनोहर निकाय के अध्यक्ष थे तब इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की थी, और अभी हेमांग अमीन को जो बनाया गया है तो वो आईपीएल के संचालन समिति में अभी शामिल हैं। अब उनको अंतरिम सीईओ के रूप में चुना गया है। 2017 से ही वो आईपीएल के ऑपरेशन का काम देख रहे थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न है हमारा कि जहाजरानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दिया गोदी परियोजना की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए जारी करने को मंजूरी दी है। तो कितने रुपए जारी करने के लिए मंत्रालय ने मंजूरी दी है, तो इसका आपका आंसर है 107 करोड़ रुपए। इसका आपका आंसर है 107 करोड़ रुपए की मंजूरी इसके लिए दी गई है। यह कोलकाता बंदरगाह में स्थित हल्दिया गोदी परिसर की 5 जेट्टी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने के लिए दी गई है, और इसमें स्थापित अग्निशमन सुविधाएं पेट्रो रासायनिक उत्पादों की आवाजाही को सुरक्षित बनाए रखेंगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपकी। और अगला हम देखते हैं आपका प्रश्न। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इस आईआईटी संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया। शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आपका आंसर है आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर द्वारा यह विकसित किया गया है, और इसमें हम देखते हैं कि आईआईटी कानपुर के द्वारा तैयार मोबाइल की सहायता से चलने वाली डिवाइस शुद्ध कमरे को कोरोना वायरस जैसे अनेक कीटाणुओं से मुक्त कर देगी, और इसमें यूवी अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। शुद्ध में 15 वाट की 6 यूवी लाइट्स लगी हुई हैं, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरस्थ स्थान से ही नियंत्रित किया जा सकता है। प्रारंभिक परीक्षण से यह साबित हुआ है कि इसमें अपने पूर्ण ऑपरेशन में यह डिवाइस करीब 15 मिनट में 10 × 10 मतलब 10 × 10 के वर्ग फुट के यानी 100 वर्ग फुट के कमरे को कीटाणु रहित कर सकता है। तो यह आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर के बारे में बात करें तो यह टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। ठीक है, तो यह कानपुर शहर से 16 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसको 2016 में भारत के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर कॉलेज के रूप में इस पहला स्थान दिया गया था। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं आपका। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो जियो ने एक और इम्पोर्टेंट निवेश की घोषणा की है। गूगल ने एक और निवेश की घोषणा की है जियो के साथ। तो वह कितने करोड़ का निवेश करने की उसने घोषणा की है, यह आपके प्रश्न का इसमें आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है आपका 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है गूगल द्वारा जियो में निवेश करने के लिए। अब इसमें हम
इम्पोर्टेंट फैक्ट यदि देखें तो वह है कि आपके गूगल जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए, यानी यदि अरब डॉलर में इसकी बात करें तो 4 अरब डॉलर में निवेश करने जा रही है। और ब्लूमबर्ग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार दोनों कंपनियों के बीच वार्ता अंतिम दौर पर पहुंच गई है। गौरतलब है कि मार्च से लेकर अब तक जियो में फेसबुक सहित दुनिया की बड़ी से बड़ी करीब 1.18 करोड़ रुपए निवेश कर दिया है। तो बड़ी से बड़ी कंपनियां इसमें अभी तक 1.18 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी हैं। यदि हम गूगल की बात करें तो आपने अभी पिछले दिनों जाना था कि उसके प्रमुख कौन है, तो उसके प्रमुख सुंदर पिचाई हैं। और गूगल हमारे देश में भी उसने निवेश के लिए 5-7 सालों में निवेश के लिए घोषणा की है 10 मिलियन डॉलर की। और यहाँ पर साथ ही साथ गूगल ने जियो में भी निवेश की बात कही है। यदि हम जियो की बात करें तो वह रिलायंस इंडस्ट्रीज है के प्रमुख ये हैं आपके मुकेश अंबानी इस समय, और इसकी स्थापना धीरूभाई अंबानी ने की थी। और गूगल भी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ा निवेश करने जा रहा है। गूगल ने कहा कि वह भारतीय डिजिटल बाजार में अगले 5 वर्ष में 75,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन किया है? तो इसका आपका आंसर है 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का परिचालन अभी किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो इसको नागपुर से कोरबा तक के लिए चलाया गया था। और इस तो यह आपका सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन रेलवे द्वारा किया गया है। रेलवे से संबंधित इम्पैक्ट की बात करें तो अभी रेलवे मंत्री कौन हैं? तो अभी रेलवे मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, रेल मंत्री आपके। और यदि हम ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। आपका 10वें नंबर का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किस राज्य के तहत किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल में गोबर खरीदने के लिए मंजूरी दी है, जिसके द्वारा 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा। तो यह किस योजना के अंतर्गत है? तो यह गोधन न्याय योजना के अंतर्गत यह स्कीम है आपकी। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं कि क्या है इसके बारे में। तो इसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसके द्वारा 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदा जाएगा। और इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी। ठीक है, और राज्य में अब तक 5,300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2,408, शहरी क्षेत्रों में 370 बन चुके हैं। यहाँ से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। और इसमें शुरुआत की जाएगी इस योजना से जैविक खेती को बढ़ावा मिलने के साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर, गौपालन एवं गौ सुरक्षा को प्रोत्साहित के साथ साथ खुली चराई पर रोक, द्विफसली क्षेत्र के विस्तार के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसमें आपने जाना कि क्या स्कीम चलाई गई है। और हम जानते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। तो यहाँ मैप में देख सकते हैं, जो ये रेड एरिया कवर्ड है, रेड ये रेखांकित है, यह आपका छत्तीसगढ़ है। और छत्तीसगढ़ के अभी पिछले दिनों आपकी एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई थी कि वहाँ पर ई लोक अदालत यानी ई न्याय की व्यवस्था करने के लिए ऑनलाइन लोक अदालतों की शुरुआत की गई थी।
वहाँ हमने जाना था कि इसका गठन भी 1 नवंबर 2000 को हुआ है। यदि वर्तमान में बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वहाँ की जनसंख्या 32.19 मिलियन है और वहाँ की राजधानी यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। सबसे बड़ा शहर भी वहाँ रायपुर है और वहाँ के अभी के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है गौधन की रक्षा के लिए। तो ये आपके आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके हमको बताएं इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अब अगली क्लास में। जय हिंद, नमस्कार।